हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टेंस में यूसेज ऑफ प्रेजेंट टेंस इन सेंटेंसेस। यानी प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से वो सेंटेंस हैं जिनमें हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। अब तक आपने देखा कि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करना सीख गए, हम मैन वर्ब का भी सही यूज करना सीख गए और हम वाक्य बनाना भी सीख गए। हमें ये भी पता लग गया कि सेंटेंस पैटर्न्स कितने होते हैं, कौन से होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, ये पर्याप्त नहीं है वाक्य बनाना सीखने के लिए। इसलिए आज हम सीख रहे हैं यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस इन सेंटेंसेस। यानी कौन से वो सेंटेंसेस हैं जिनमें हम प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। देखिए, टेंस का टॉपिक वैसे बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैंने इस टॉपिक को अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस में डिवाइड करके बहुत इजी से एक्सप्लेन करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो अगर आप शुरू से वीडियोस देखेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा, और अगर केवल आप यूज़ देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस के कौन से सेंटेंसेस में कौन सी पहचान वाले वर्ड्स होते हैं और साथ ही कौन से सेंटेंस होते हैं जिनमें हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सो सबसे पहली चीज़ हमारे सामने आती है कि कौन सी वो वर्ड्स हैं, कौन सी वो एडवर्ब्स हैं जिनकी पहचान से हमें ये पता लगे। जैसे मान लीजिए आपको वाक्य दिया हुआ है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आपका क्वेश्चन है और आपको सेंटेंस दिया हुआ है और सेंटेंस इंग्लिश में दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले तो पहचानना होगा कि आपका जो सेंटेंस है उसमें टेंस कौन सा है। तो आप कैसे पहचानेंगे, इसके लिए मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, एडवर्ब्स। तो आप इन एडवर्ब्स को लिख लीजिए और लर्न कर लीजिए। तो हम देखते हैं यूसेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ होता है और कौन से वो एडवर्ब्स होते हैं जो हमें पहचानने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले आप एडवर्ब्स देख लीजिए। तो सबसे पहले वो एडवर्ब्स जो होते हैं मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। ऑलवेज है, यूजुअली है, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, समटाइम्स, ऑफन, ईच, एवरी, ऑन संडेज, संडेज की जगह मंडेज भी हो सकता है, ओकेजनली, जनरली, हैबिचुअली, डेली, रेगुलरली, वंस, या वंस की जगह ट्वाइस भी हो सकता है, थ्राइस भी हो सकता है, ए ईयर की जगह ए वीक भी हो सकता है, ए मंथ भी हो सकता है। दीज आर द एडवर्ब्स that will help you in identifying a sentence in a particular tense। यानी इन एडवर्ब्स की मदद से आप पहचान लेंगे कि वाक्य किस टेंस का है। ये एडवर्ब्स न केवल आपकी पहचानने में मदद करती है बल्कि आपको ये भी बताती है कि ये जो वाक्य है इसका जो है टाइम क्या है। तो सबसे पहले हम इनका अर्थ भी देख लेते थे कि ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है, यूजुअली का मतलब भी हमेशा होता है, यूजुअली का मतलब होता है प्राय, रियल यानी मुश्किल से, यानी बहुत कम कोई काम होता है, जैसे हार्डली भी कहते हैं आप, हार्डली भी मैंने वर्ड डाला इसमें, सैल्डम भी कह सकते हैं इसे, नेवर यानी कभी नहीं, और एवरी इसका अपोजिट हो गया, ईच प्रत्येक हो गया, ऑफन, ऑफन का मतलब हो गया प्राय, समटाइम्स यानी कई बार, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, इस प्रकार के वर्ड भी आते हैं, ओकेजनली यानी अक्सर, जनरली यानी सामान्यतः, हैबिचुअली यानी आदत से, डेली यानी रोजाना, और रेगुलरली यानी भी रोजाना। तो आपने देखा होगा कि ये जो एडवर्ब्स हैं ये सारे एक जैसे ही हैं। ये सब ये बताते हैं कि जो वाक्य होगा उसके अंदर जो एक्शन बताया जाएगा वो या तो रेगुलर होगा या कई बार होगा या अक्सर होता रहेगा। यानी हमने इन एडवर्ब्स की मदद से ये समझा कि वे कार्य जो अक्सर होते रहते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और इनके सेंटेंसेस देखते हैं कि कौन कौन से वो सेंटेंसेस हैं जिनमें हमने इन एडवर्ब्स का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले देखिए आप, प्लान्ड फ्यूचर। यदि आपका जो वाक्य है उसके अंदर कोई प्लान्ड फ्यूचर बताया जा रहा है, प्लान्ड फ्यूचर का मतलब आप समझते हैं, प्लान्ड फ्यूचर का मतलब है कि आप ऐसा कोई काम बता रहे हैं जिसके अंदर जो कार्य है डिसाइड पहले ही हो चुका है, प्लान्ड है। फ्यूचर तो फ्यूचर में ही बनेगा, लेकिन प्लान्ड फ्यूचर वाले वाक्य आप किस में बनाएंगे,
प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई जॉब लगती किसी की, गवर्नमेंट जॉब में जैसे ही व्यक्ति जॉब पे लगता है तो तुरंत ही डिसाइड हो जाता है कि वो रिटायर कब होगा, किस डेट को होगा, क्योंकि जो है उम्र जो होती है वो 60 साल तक होती है, 60 साल तक नौकरी की उम्र होती है। तो आप कह सकते हैं कि जैसे मेरे पिताजी अगले महीने रिटायर होंगे, इस वाक्य को आप क्या बोलेंगे? इस वाक्य को आप बोल सकते हैं माई फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ। क्या बोल सकते हैं? माई फादर रिटायर्स। आपने जो वर्ब काम में लेनी है वो काम में लेनी है रिटायर्स। क्यों? क्योंकि आपको वाक्य किस में बनाना है? प्रेजेंट सिंपल में बनाना है, इसलिए आपको रिटायर्स वर्ब ही काम में लेनी है। इसलिए हमेशा याद रख लीजिए इस चीज को कि प्लान्ड फ्यूचर जिन वाक्यों में दिखाया जाता है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनते हैं। देख लीजिए एक वाक्य मैं और आपके सामने बोलता हूँ, मैं हिंदी में बोलूँगा, आप कोशिश करना उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की। जैसे हमारे विद्यालय जो है ज़्यादातर कब ओपन होते हैं? जुलाई में ओपन होते हैं। तो हम क्या कहेंगे? आवर स्कूल ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, यही तो बोलेंगे, आवर स्कूल ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो हमारे स्कूल ओपन्स यानी खुलते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई, हर साल खुलते हैं, यानी ये प्लान्ड फ्यूचर भी है और एक प्रकार से ऐसा कार्य है जो, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे कार्य जो प्लान्ड फ्यूचर होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में कहे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा वाक्य। दूसरा वाक्य जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, आपको होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कौन से टेंस में कही जाती हैं? प्रेजेंट सिंपल में ही, क्योंकि वो सही होती हैं, सत्य होती हैं। या हम कहते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स, तो साइंटिफिक फैक्ट्स भी किस में कहे जाते हैं? प्रेजेंट सिंपल में ही कहे जाते हैं। साइंटिफिक फैक्ट्स को प्रेजेंट सिंपल के में कहने के पीछे कारण, क्योंकि दोनों एक जैसी चीजें होती है, साइंटिफिक कह दो चाहे मैथमेटिकल कह दो, क्योंकि मैथमेटिकल में 2 और 2 4 होते हैं, आपको पता है। और साइंटिफिक जो फैक्ट्स होते हैं उनमें भी इस प्रकार से आता है, जैसे हम कह सकते हैं द साल्ट डिजोल्व इन द वाटर, कि पानी जो है, नमक जो है पानी में घुल जाता है। ये एक फैक्ट है, एक शाश्वत सत्य है। हम ये भी कह सकते हैं भाई शाश्वत सत्य जो वाक्य होते हैं वो किस में कहे जाते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में कहे जाते हैं। तो देख लीजिए वाक्य मैंने साइंटिफिक फैक्ट में लिखा है द साल्ट डिजोल्व्स इन द वाटर, यानी नमक किस में घुल जाता है? पानी में घुल जाता है। हम इसे पास्ट में नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि पास्ट में भी घुलता था, अभी भी घुलता है, हमेशा घुलता रहेगा। यानी ऐसे काम जो रेगुलर चलते रहते हैं जिनको जुटलाया नहीं जा सकता वो हमेशा कौन से टेंस में कहे जाएंगे? प्रेजेंट सिंपल में। तो दूसरी चीज आपने देखी कि साइंटिफिक फैक्ट्स किस में कहे जाते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में कहे जाते हैं। आप भी इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और दूसरी उसके बाद आता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था भाई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी किस में कहे जाते हैं? प्रेजेंट सिंपल में कहे जाते हैं। देखिए सॉरी यहाँ पे एन नहीं है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन छोटा सा वाक्य जनरली आप बनाते हैं, बनाइए। 2 और 2 4 होते हैं, ये वाक्य आपको बनाना है। यदि आप ये वाक्य बनाते हैं तो आपको कैसे बनाना है? 2 and 2 max 4, आपका वाक्य बनेगा 2 and 2 max 4। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर जो वर्ब काम में ली थी वो थी डिजोल्व, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ओपन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, और यहाँ भी देखिए मैक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। बार बार मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये थोड़ा सा अलग प्रकार का वाक्य है। आपको लग रहा होगा 2 and 2 2 चीजें हैं लेकिन बनती तो कितनी है? 1। ये डिजिट है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें मैं इसके डिटेल में आपको समझाऊंगा। यहाँ देखिए ये साल्ट है। साल्ट क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या माने जाते हैं? सिंगुलर माने जाते हैं। इसलिए यहाँ भी हमने कौन सी वर्ब का यूज किया है? सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें भी क्या होता है? उनमें भी हम ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल में ही बनाते हैं। यहाँ पे ES में जो लगाना है भूल गया हूँ, SENTENCES, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। ये है सेंटेंसेस। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक वाक्य मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हियर कम्स द मैन, हियर कम्स द मैन, यानी देखिए
आदमी आता है, यहाँ पर आदमी आता है। इस प्रकार से अचानक से जो हमारी जो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में, वो भी हमारे कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हमने देखा कि ये जो सारे के सारे जो वाक्य हैं, जैसे हमने देखा कि प्लान्ड फ्यूचर भी किस में बना, प्रेजेंट सिंपल में, साइंटिफिक फैक्ट्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रकार के वाक्य देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यदि आपको यूनिवर्सल ट्रूथ व्यक्त करना है तो भी आपका वाक्य किस में बनेगा, प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ यानी शाश्वत सत्य जो कभी जुटलाया नहीं जा सकता, जो हमेशा रेगुलर बना रहता है। ऐसे तो बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य पूर्व में उदय होता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तो एक वाक्य बनाइए, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, क्या बनेगा वाक्य, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। देखिए हमने जो वर्ब काम में ली है यहाँ पे, वो वर्ब क्या है, सेट्स। और क्यों है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना हमें, एस या ईएस। आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अर्थ मूव्स राउंड द सन में हमने देखा कि हमने जो वर्ब काम में लिए वो वर्ब क्या है, वर्ब है मूव्स। कैसी वर्ब है, मूव्स। और यहाँ भी हमने क्या लगाया, एस या ईएस, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर। उसके बाद देखते हैं हम डेली हैबिट्स। ऐसे वाक्य जो हमें डेली हैबिट्स या ऐसे वाक्य जो हमें डेली रूटीन बताएं, डेली रूटीन वर्क जो हम रेगुलर करते रहते हैं, अक्सर करते रहते हैं, वो वाक्य भी हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट सिंपल में ही बनाते हैं। डेली रूटीन वर्क, आप क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं रोजाना, तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं आप किस में बनाएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाएंगे। डेली हैबिट्स का एक वाक्य मैं आपको देता हूँ, बनाइए, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। बहुत साधारण सा वाक्य है, आप बना सकते हैं। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, क्या बनेगा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए आई गेट अप जो वर्ब है मैंने यहाँ पे काम में लिए गेट अप। देखिए यहाँ आप कहेंगे कि यहाँ तो ऐसी यस नहीं लगाया, लेकिन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, और आई को क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। तो वाक्य क्या बना, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं हम, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। इस वाक्य में देखिए स्पीक्स वर्ब काम में लिए हमने, और यहाँ भी हमने एस लगाया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, ही है, सिंगुलर है। हमेशा याद रखिए डेली हैबिट्स या रेगुलर रूटीन के वाक्य होते हैं जो हम रेगुलर करते रहते हैं, उनको हम किस में करते हैं, किस में बनाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाते हैं। तो अब हमने सीख लिया कि हमें डेली रूटीन वाले वाक्य किस में बनाने हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाने हैं। उसके बाद हम देखते हैं और कहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है, न्यूज हेडलाइंस। यानी जब कभी आपको न्यूज हेडलाइंस व्यक्त करनी हो, बोलना हो, कोई न्यूज लेटेस्ट हो, तो वो भी हमेशा उसका इफेक्ट दिखाने के लिए कि अभी अभी घटना हुई है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही वाक्य बनेगा। और क्या वाक्य है, देख लीजिए। जैसे मैं एक वाक्य बोलता हूँ, चोर भाग जाता है, अचानक से चोर भाग जाता है, कोई कहानी सुनाई जा रही है या कोई लाइव न्यूज दिखाई जा रही है, कमेंट्री दिखाई जा रही है, जैसे भारत ने मैच जीत लिया, अचानक से जो है कमेंटेटर बोलता है इंडिया विंस द मैच, इंडिया विंस द मैच। वो वन नहीं बोलेगा, विंस बोलेगा। तो आप देखिए वाक्य लिखा है द थीफ एस्केप्स। एस्केप्स हमने इसलिए बोला है कि चोर भाग जाता है, तो ये लाइव है, लाइव इफेक्ट दिखाने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया है। और दूसरा वाक्य है इंडिया विंस द मैच। यहाँ भी हमने जो वर्ब काम में ली है वो वर्ब है हमारी विंस, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने अब अच्छे से लर्न कर लिया होगा कि हमारे जितने भी वाक्य हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, रेगुलर हैबिट्स हैं, हमारी न्यूज़ हेडलाइंस हैं, या हमारा कोई प्लान्ड फ्यूचर है, या कोई हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, या हमारा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, या डेली हैबिट्स है, या न्यूज़ हेडलाइंस है, ये सारे वाक्य हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाते हैं। अब आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करने में आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ आपको मैंने ये भी बता दिया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का। एस या ईएस हम किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। कौन से सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल के साथ हम क्या काम में लेते हैं,
केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लूरल के साथ तो केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी और सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में एस या एस भी जोड़ देंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे टेंस को देखते हैं। हमारा दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है हमें कौन से वाक्य बनाने चाहिए, उसकी पहचान क्या है, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ते समय हमें कौन सी एडवर्ब्स मिलेगी जिनकी सहायता से हमें मदद मिलेगी कि वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, कंटिन्यूअस में ही बनेगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, एक वाक्य मैं आपको दे रहा हूं, जैसे नियर फ्यूचर एक्शन कोई काम होता है। नियर फ्यूचर का मतलब जैसे अभी अभी कोई घटना होने वाली, कोई काम होने वाला है, ठीक है, तो वो वाक्य किस में बनाया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। जैसे आप लिख लीजिए टू शो नियर फ्यूचर एक्शंस, यानी नियर फ्यूचर एक्शन आपको दिखाने होंगे तो वो आपको किस में बताने होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे मैं एक वाक्य बोल रहा हूं कि रमेश कल मुंबई जाएगा। अब इस वाक्य को आपको नियर फ्यूचर यानी कल की होने वाली घटना है, इसलिए आप क्या करेंगे, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना सकते हैं और वाक्य क्या बनेगा, रमेश इज गोइंग टू मुंबई टुमारो। क्या वाक्य बनेगा, रमेश इज गोइंग टू मुंबई टुमारो। यानी आपने किसका प्रयोग किया, आपने प्रयोग किया इज गोइंग और टू। देखिए वैसे ये इंटेंशन दिखाने वाले भी वाक्य होते हैं जिसमें गोइंग प्लस टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस वाक्य में हमने इज गोइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया और इज लगाया, तो आपका वाक्य बन गया किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और आगे बढ़ते हैं, अब हम जानते हैं एडवर्ब्स को, यानी कौन सी एडवर्ब्स हैं जो हमारी मदद करेंगी, हमारी हेल्प करेंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य बनाने में। तो इन एडवर्ब्स को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप पढ़िए और इनका अर्थ जानिए। सभी एडवर्ब्स एक जैसा अर्थ रखती हैं, इस कारण से सभी एडवर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बनाती हैं। देख लीजिए, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, दिस मॉर्निंग, कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली, दीज डेज, नाउ ए डेज। मैं इनका अर्थ बता देता हूँ आपको। नाउ, नाउ यानी अब यानी अगर कोई काम अभी हो रहा है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहेंगे। एट दिस टाइम का मतलब भी क्या होता है, यानी अभी जो भी कार्य हो रहा है, अभी जो घटना हो रही है उसे भी हमें क्या, किस एडवर्ब से व्यक्त करेंगे, एट दिस टाइम से। एट प्रेजेंट का मतलब भी क्या है कि अभी कोई काम हो रहा है, उसे हम एट प्रेजेंट एडवर्ब से शो करते हैं। एट दिस मोमेंट, ये भी इस क्षण होने वाला कोई एडवर्ब ही है जिसने ये दिखाया जाता है भाई ये काम अभी अभी हो रहा है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, कंटिन्यूसली, लगातार, कॉन्स्टेंटली, लगातार, दीज डेज, इन दिनों, नाउ ए डेज, इन दिनों। यानी आपने देखा कि सभी एडवर्ब्स, जितने भी एडवर्ब्स हैं उनका अर्थ कैसा है, एक जैसा है। यानी ये सारे एडवर्ब्स अगर हमने रट लिए, याद कर लिए, तो हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का वाक्य हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्स में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछा जाता है, इवन 6 क्लास से पूछा जाता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो बैंक के एग्जाम होते हैं, क्लैरिकल एग्जाम होते हैं, रेलवे के एग्जाम होते हैं, उनमें सब में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रश्न आता है। तो इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए कि ये एडवर्ब्स अगर आपने लर्न कर ली तो आपका 99% वाक्य सही हो जाएगा, क्योंकि आप सही टेंस पहचान जाएंगे। ये एडवर्ब्स आपको वाक्य में मिलने वाली है। तो अब इन एडवर्ब से बनने वाले वाक्यों को देख लेते हैं। जैसे मैं एक वाक्य आपके सामने बोल रहा हूं, वह इन दिनों टॉयज बना रहा है, तो क्या वाक्य बनेगा, ही इज मेकिंग टॉयज दीज डेज। देखिए दीज डेज एडवर्ब का यूज हुआ है यहाँ पे। कौन सी एडवर्ब आ रही है, दीज डेज। दीज डेज यानी इन दिनों, आजकल, जिसको हम कहते हैं कि आजकल क्या चल रहा है। ही इज मेकिंग यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और इज एम आर हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ही जो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर है, इसलिए हमने कौन सी वर्ब काम में ली, इज, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या बन गया, मेकिंग टॉयज दीज डेज। दूसरा वाक्य हम देखते हैं। दूसरा वाक्य है, जैसे मैं दूसरा वाक्य बोलता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बनाइए वाक्य। मीना टेंस तैयार कर रही है या टेंस लर्न करने की कोशिश कर रही है, टेंस तैयार कर रही है, ये वाक्य बनाइए। अभी मीना अभी टेंस तैयार कर रही है, तो क्या वाक्य बनेगा, मीना इज प्रिपेयरिंग टेंसेज एट प्रेजेंट।
तो यहाँ भी आपने देखा कि मैंने कौन सी वर्ब काम में ली, इज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एट प्रेजेंट हमारा हो गया एडवर्ब, यानी ये वो एडवर्ब है जो हमें मदद करेगा पहचानने में। बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप इन एडवर्ब्स को लर्न कर लीजिए अच्छे से। अगर आपने ये एडवर्ब्स लर्न कर ली तो आप बिल्कुल आसानी से अच्छे से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का वाक्य कर पाएंगे, इंग्लिश में वाक्य बना पाएंगे। इंग्लिश के आपके जो सेंटेंसेज होंगे, जो चैप्टर्स होंगे, उनको आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और उनका सही ट्रांसलेशन भी कर पाएंगे, जो आपकी चैप्टर्स को पढ़ने में और उनको समझने में मदद करेगा, न केवल अंग्रेजी में, बाकी सभी विषयों में भी। तो हमने वाक्य देखा कि मीना इज प्रिपेयरिंग टेंसेज एट प्रेजेंट। उसके बाद एक वाक्य और मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मैं आपको वाक्य देता हूँ कि मैं अब आरएस परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। वाक्य क्या बनेगा, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर RAS एग्जामिनेशन नाउ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर RAS एग्जामिनेशन नाउ। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पर देखिए नाउ एडवर्ब्स का यूज किया नंबर 1, और यहाँ देखिए एम हेल्पिंग वर्ब जो आई के साथ ही आता है। आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, इज, एम, आर। इज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर आता है प्लूरल के साथ, और एम आता है केवल और केवल आई के साथ। आई के साथ एम आता है, तो हमने लगाया आई एम प्रिपेयरिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मैं समझता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब्स लर्न कर लेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य भी अच्छे से बना पाएंगे। इन एडवर्ब्स को आप नोट भी कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। वीडियो को बार बार देखें ताकि ऐसे ही लर्न हो जाएगा, आपको कहीं भी लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज किया जाता है, कौन से वाक्यों में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करने से पहले मैं आपको परफेक्ट वर्ड की मीनिंग बता देता हूँ। परफेक्ट यानी पूर्ण, यानी ऐसा कोई कार्य जो पूर्ण दिखाया जाता है। अगर प्रेजेंट में पूर्ण दिखाया जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, पास्ट में पूर्ण दिखा दिया जाएगा तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, और फ्यूचर में दिखाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए कुछ एडवर्ब्स हैं जो आपको लर्न होगी। जैसे मैंने सभी टेंसेज में आपको एडवर्ब्स बताई है, इन एडवर्ब्स को आपको लर्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के वाक्य में पहचान करने में मदद करेगी। तो ये एडवर्ब्स आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। सबसे पहले एडवर्ब्स हैं जैसे जस्ट, यट, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, नेवर, एवर। ये जो एडवर्ब्स हैं, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब्स बताई थी, उनका भी एक जैसा ही मीनिंग था। तो ठीक इसी प्रकार से इनका भी मीनिंग एक जैसा ही है। ये बताती है कि अभी अभी कोई काम हुआ है, पूरा हुआ है। तो अभी अभी कोई काम जब पूरा होता है तो उसके लिए हम कौन से टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जस्ट अभी अभी, यट भी, ऑलरेडी यानी पहले से ही, रिसेंटली, सो फार, एवर और नेवर, इन सब का यूज एक जैसे वाक्यों में ही होता है। तो चलो इनके वाक्य देख लेते हैं। जैसे मैं पहला वाक्य आपके सामने बोल रहा हूँ, आप भी कोशिश करिए मेरे बोलने के साथ वाक्य बनाने की। जैसे एक वाक्य है कि वह अभी अभी नेपाल से आया है, तो वाक्य क्या बनेगा, वाक्य बनेगा ही हैज जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम नेपाल। ही हैज जस्ट, देखिए एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, मैंने यहाँ पे हैड लिख दिया, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे क्या है, हैज है, यानी क्या वाक्य बनेगा, ही हैज जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम नेपाल। परफेक्ट टेंस में एक चीज और समझ लीजिए, परफेक्ट टेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज और हैव का। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या यूज करते हैं, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये अच्छे से लर्न कर लीजिए। जितने भी परफेक्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई तो वाक्य बन गया ही हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम नेपाल, वह अभी अभी नेपाल से आया है। देखिए घटना क्या है, अभी अभी घटी है। हमेशा याद कर लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उन वाक्यों के लिए करते हैं जिनमें ऐसी घटना बताई जाए जो अभी अभी घटित हुई है। ठीक है, इसीलिए हम ये एडवर्ब काम में लेते हैं, जस्ट, यट, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, इस प्रकार की एडवर्ब्स। दूसरा वाक्य मैं आपको दे रहा हूं, देखिए वाक्य बनाइए, मैं उससे पहले कभी नहीं मिला हूं, यानी वाक्य बनेगा आई हैव
नेवर मैट हिम बिफोर। वाक्य बनेगा आई हैव नेवर मैट हिम बिफोर। इस वाक्य में भी आपने देखिए मैंने यहाँ पे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। दूसरा वाक्य देखिए, जैसे मैं वाक्य बोलता हूँ हिंदी में बोल रहा हूँ, आप भी अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करना कि विद्यार्थी पहले से ही अक्षरधाम घूमकर आ चुके हैं, या विद्यार्थी अक्षरधाम घूमकर आ चुके हैं। तो क्या वाक्य बनेगा? द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी विजिटेड अक्षरधाम। तो हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करी? हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करी है हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए भाई, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। और कब करते हैं? जब ऑलरेडी हमारे सामने नेवर या जस्ट इस प्रकार की एडवर्ब्स हमारे सामने आती हैं। वाक्य देखिए, एक वाक्य और मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने टीचर को अभी तक नहीं देखा है। मान लीजिए आप स्कूल में हैं, किसी से आपने पूछा कि आपने टीचर को देखा, तो आप बोलेंगे मैंने अभी नहीं देखा। तो वाक्य क्या बनेगा? आई हैव नॉट सीन द टीचर सो फार, यानी अब तक। तो आपको मैंने जितने भी एडवर्ब्स बताए उन सबके एग्जाम्पल भी आपको बताने का प्रयास किया है। और आप भी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में अच्छे से सीख चुके हैं। और ये एडवर्ब्स आपको अच्छे से लर्न करनी है ताकि आपको ये टेंस अच्छे से लर्न हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टेंस देखते हैं। और नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये टेंस हमें मदद करता है किसमें? स्टोरी राइटिंग में। आप कोई बीती हुई घटना लिखें कि आपने एनुअल फंक्शन कैसे मनाया, आपने कोई विलेज फेयर का पैराग्राफ लिखना है, आपको कोई ऐसी इवेंट लिखनी है, आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे किया, आपने दिन भर क्या किया। इस प्रकार की गतिविधियों को व्यक्त जब आप करते हैं तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इससे पहले मैं बता देता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव वाक्यों में कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कौन सी आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा लर्न कर लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी लर्न कर लीजिए। क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब? डिड। ये अच्छे से आप लर्न कर लीजिए। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एडवर्ब्स। तो इन एडवर्ब्स को आपको अच्छे से लर्न करना है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो कुछ एडवर्ब्स हैं जो पास्ट टाइम को शो करते हैं। एडवर्ब्स क्या करते हैं? टाइम को तो शो करते हैं, पास्ट टाइम। देख लीजिए, लर्न कर लीजिए। यस्टरडे, यस्टरडे यानी बीता हुआ दिन, अगो। पहले का लास्ट, लास्ट यानी भी पहले का। प्रीवियस, प्रीवियस यानी भी पहले का। सम टाइम बैक यानी भी पहले का। और इन 1947, अब मैंने 1947 इसलिए लिखा है कि बहुत पहले का हो गया। अभी चल रहा है 2020, तो 2019 भी हमारे लिए क्या हो गया? पास्ट हो गया। इन द पास्ट भी आ सकता है, ये वर्ड भी, ये एडवर्ब भी यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? ये सारी एडवर्ब्स आपको लर्न करनी है। उसके बाद आपको वाक्य बनाने हैं। देखिए मैं वाक्य दे रहा हूं, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए वाक्य बनाने की। जैसे पहला वाक्य मैं बोल रहा हूं, महेश कल रात आया। तो आपका वाक्य क्या बनेगा? महेश केम लास्ट नाइट। तो अब हमने यहां पर कौन सी एडवर्ब यूज करी? देखिए लास्ट। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करी? केम। ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। दूसरा वाक्य दे रहा हूं, वाक्य बनाइए। जैसे मेरी पत्नी अभी तक चर्च नहीं गई। तो वाक्य क्या बनेगा? माई वाइफ नेवर वेंट टू चर्च। तो वाक्य में वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। किसका सेकंड फॉर्म है? गो का। गो, वेंट, गोन। और यहां पर हमें एडवर्ब मिल रहा है नेवर। और सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर है। लेकिन यहां पर सिंगुलर प्लूरल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। एफर्मेटिव वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ, चाहे कर्ता हमारा कैसा भी हो, कौन सी आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके बाद मैं आपको तीसरा वाक्य दे रहा हूं, बनाने की कोशिश करिए कि लोगों ने, अभी आपको पता है कोविड-19 एक प्रकार की एक बहुत ही भयंकर बीमारी चल रही है। तो मैंने इसके लिए वाक्य दिया है कि जैसे वाक्य बनाइए आप, लोगों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए सरकार को रिलीफ फंड में 10 लाख रुपए डोनेट किए। कितने रुपए डोनेट किए? 10 लाख। डोनेट, डोनेट का सेकंड फॉर्म लिखना है। किसने किया? लोगों ने। तो वाक्य बनेगा द पीपल डोनेटेड 10 lakhs इन
कोविड-19 रिलीफ फंड। क्या बनेगा? द पीपल डोनेटेड 10 lakhs इन कोविड-19 रिलीफ फंड। तो आपने इस वाक्य में भी आपने देखा कि यहाँ पर मैंने जो है कौन सी वर्ब काम में ली? सेकंड फॉर्म डोनेटेड, और हमारा सब्जेक्ट है द पीपल। तो ये वाक्य हमें बहुत आसान है बनाना, बहुत प्रकार के हम वाक्य बना सकते हैं। मैंने कोशिश करी कि हर प्रकार का वाक्य आपको समझा सकूं। आगे देखिए, दूसरा वाक्य मैं बोल रहा हूं, जैसे प्रधानमंत्री ने कल देश को संबोधित किया। आपको पता है संडे को जब जनता कर्फ्यू लगा था, उसके पहले दिन रात्रि को हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया था। तो वाक्य क्या बनेगा? द पीएम या प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड द नेशन यस्टरडे। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड द नेशन यस्टरडे। तो वाक्य में हमने वर्ब कौन सी काम में ली? सेकेंड फॉर्म, और ये हमारा सब्जेक्ट द प्राइम मिनिस्टर। और ये यस्टरडे हमें क्या मिला है? एडवर्ब मिला है। एक वाक्य में और इसमें जोड़ रहा हूं, भारत को 1947 में आज़ादी मिली। बहुत सरल वाक्य है, आसानी से आप बना सकते हैं। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो यहां पर भी आपने देखा कि हमने कौन सी वर्ब काम में ली? सेकंड फॉर्म गॉट। गेट का सेकंड फॉर्म होता है गॉट। और 1947 ये पास्ट इवेंट है जो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि 1947 आए 2019 आए, जो बीत गया वो पास्ट ही होता है। तो आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य बनाना बहुत आसान है। इन एडवर्ब्स को हमें याद करना पड़ेगा और इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। हमें क्या करना है? एफर्मेटिव वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेनी है। इस चीज को आप याद रखिए, आपके वाक्य बिल्कुल आसानी से और सरलता से बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन से टेंसेज हैं जिनमें हमें एडवर्ब्स मिलती हैं और जिनमें हम पहचान कर सकते हैं। तो इसके बाद सॉरी मैं टेंसेज नहीं बता रहा हूं क्योंकि लगभग आपकी एडवर्ब्स यहां कंप्लीट हो जाती हैं। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं जहां पर हम यूज करना सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स को, कि कौन, जैसे हैज बीन और हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है। हालांकि मैंने जो आपको वाक्य बनाने सिखाए पिछले वीडियोस में, लेकिन ये एक प्रकार से प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि देखिए ये जो हैज बीन वर्ब होती है ये क्या है, थोड़ी सी बड़ी होती है। इसके अंदर दो वर्ड होते हैं, हैज और बीन, और जब वाक्य बनते हैं तो हैज बीन और हैव बीन भी कई बार क्या होता है, टूट जाता है बीच में, यानी बीन का प्रयोग और हैज का प्रयोग अलग अलग होता है। तो इससे आपको मदद मिलेगी कि आप जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं, तो उनमें हैज और बीन का क्या साथ साथ यूज करना है या अलग अलग यूज करना है। हालांकि आपने सेंटेंस पैटर्न्स लर्न कर लिए, 5 सेंटेंस पैटर्न्स मैंने आपको बताए हुए हैं, लेकिन इनका स्पेसिफिक प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगा ना केवल टेंस पहचानने में बल्कि हेल्पिंग वर्ब का सही यूज करने में, और ये बहुत जरूरी है। देख लीजिए एक वाक्य मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा। पहला जैसे मैं वाक्य बोल रहा हूं, वह सुबह से नोवेल पढ़ रही है। वह सुबह से नोवेल पढ़ रही है, यहां पर टाइम दिया गया है सुबह से, इसलिए वाक्य कौन से टेंस का हुआ? यह वाक्य हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अरे सीधी सी बात है, हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब समझा रहा हूं, तो ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ये कौन से टेंस में यूज की जाती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो आपके वाक्य किस में बनेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो मैंने आपको वाक्य दिया, वह सुबह से नोवेल पढ़ रही है, क्या वाक्य बनेगा? कोशिश करिए बनाने की। सी हैज बीन रीडिंग नोवेल सिंस मॉर्निंग। अब इस वाक्य को समझ लीजिए, उसके बाद आपको बहुत आसानी होगी वाक्य बनाने की। देखिए मैंने यहाँ क्या लगाया, हैज बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मैं आपको बताऊं कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो वहां हम वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेते हैं? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी? हैज बीन और हैव बीन। तो वाक्य बन गया, सी हैज बीन रीडिंग नोवेल सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से नोवेल पढ़ रही है। अब दूसरा वाक्य आप बनाने की कोशिश करना, क्या वह सुबह से नोवेल पढ़ रही है? क्या वाक्य बनेगा? हैज सी बीन रीडिंग नोवेल सिंस मॉर्निंग। मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा था वो ये है कि देखिए जब हम इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का शुरू में यूज करते हैं, लेकिन यहां देखिए ये जो बीन है ये अलग आती है, यानी हैज
सी बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग होता है। क्योंकि मैंने पैटर्न आपको बिल्कुल इजी बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो वाक्य हिंदी में क्या से शुरू होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं इंग्लिश में, हेल्पिंग वर्ब से। किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, हैज बीन और हैव बीन ये दोनों एक नहीं है, हैज और बीन दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इनका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज हमें सही तरीके से पता होना चाहिए और सही तरीके से याद भी रखना चाहिए। तो वाक्य क्या बनेगा, हैज सी बीन रीडिंग ए नोवेल सिंस मॉर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, 2 घंटे से बरसात हो रही है, तो वाक्य क्या बनेगा, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। तो वाक्य में देखिए आपने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करी, हैज बीन और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पर आप देखिए इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, वाक्य बन गया बरसात 2 घंटे से हो रही है। इसके बाद एक वाक्य और बनाइए, क्या वे 4 बजे से गाना गा रहे हैं, तो वाक्य बनेगा हैव दे बीन सिंगिंग सिंस 4 o'clock। तो इस वाक्य को भी आप ध्यान से समझिए। इस वाक्य में आप देखेंगे कि हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई है, हैव, और यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया और बीन का प्रयोग मैंने सब्जेक्ट के बाद किया है। इस चीज को आप समझ लीजिए, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो आता ही है, क्योंकि वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, और सिंस का फॉर का प्रयोग भी आपको आता होगा। सिंस कहाँ लगाते हैं आप, जहां पर निश्चित समय हो, और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं आप, जहां पर समय की अवधि हो। फॉर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फॉर 2 आवर्स, 2 दिन, 2 घंटे, 2 साल, ये समय की अवधि है। और सिंस यानी निश्चित समय, 4 बजे से, सुबह से, शाम से, 2 अक्टूबर 2019 से, इस प्रकार से कोई निश्चित समय दिया होता है, वहां पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। मैं आपको प्रयोग समझा रहा था किसका, हैव और हैज का बीन के साथ, यानी सब्जेक्ट के बाद आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनमें बीन कहाँ आता है, सब्जेक्ट के बाद। दूसरा वाक्य देखिए, एक वाक्य दे रहा हूं आपको, दे हैव बीन सिंगिंग सिंस 4 o'clock। अब इस वाक्य में देखिए, इस वाक्य में हमने हैव बीन एक साथ लगाया, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आपको ध्यान में कहाँ रखना है, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में ध्यान में रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हैव आएगा और बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा। वाक्य क्या बना, दे हैव बीन सिंगिंग, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रखा है तो आप इसको फॉरगेट करें, दे हैव बीन सिंगिंग सिंस 4 o'clock। 4 बजे निश्चित समय था, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया, सिंस का। और हैव बीन का प्रयोग हमने इसलिए किया क्योंकि वाक्य किसमें है, आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग आप अच्छे से समझ सकते हैं। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं मैं, क्या वह 2 घंटे से खेल नहीं रहा है, क्या वाक्य बनेगा, क्या वह 2 घंटे से खेल नहीं रहा है, तो वाक्य बनेगा हैज ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। यहाँ देखिए हमने किसका प्रयोग किया, फॉर का प्रयोग किया। फॉर का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि हमारा जो वाक्य है वो उसमें क्या आ रहा है, समय की अवधि आ रही है। अब यहाँ पे आपको हैज और नॉट बीन का प्रयोग समझना है, यानी सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है। लेकिन नोट लगाएंगे तो नोट कहाँ लगेगा, बीन से पहले। इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं, और अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, ये हो गया हमारा हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग। और अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हैड बीन का प्रयोग। तो हैड बीन का प्रयोग समझने से पहले एक वाक्य मैं और दे देता हूं आपको। जैसे एक वाक्य है कि टीचर्स हैव बीन वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स फॉर 2 hours। ये वाक्य मैंने जानबूझ के लिखा है आपके लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो है टीचर पहले क्लास में पहुंच जाता है, बच्चे जो है आते ही नहीं है, बाहर घूमते रहते हैं इंटरवल के बाद। तो एक वाक्य बन जाता है आपके लिए कि टीचर्स हैव बीन वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स फॉर 2 hours। हैव बीन वेटिंग, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और 2 hours के लिए आपने फॉर का प्रयोग किया। अब हम देखेंगे किसका प्रयोग, हैड बीन और हैड का प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हैड बीन और हैड का प्रयोग देखते हैं। ये कौन सा टेंस में आता है, सबसे पहले इस चीज को समझ लिए। हैड बीन और हैड का प्रयोग हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो हैड बीन का प्रयोग देखते हैं।
हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सॉरी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और हैड बीन के साथ क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये तो आपके आएगा पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और ये आएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पहला वाक्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। इस वाक्य को ध्यान से समझना है। यहाँ देखिए आपको ये जो कंजक्शन मिल रहा है ये है बिफोर, और बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर यानी पहले, तो हमेशा याद रखिए। तो हमारा वाक्य बनता है इसमें, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। मैं आपको कह रहा था कि आपको बिफोर का प्रयोग ध्यान में रखना है कि बिफोर का प्रयोग कहाँ होता है। बिफोर जो है, बिफोर का मतलब होता है पहले, तो आप इस तरीके से याद कर लें, बहुत आसानी होगी आपको याद करने में। बिफोर यानी पहले, और पहले का मतलब क्या हुआ, यानी आपको याद रखना है कि बिफोर अगर वाक्य में है तो बिफोर से पहले क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसी प्रकार से अगर बिफोर की जगह क्या हो, आफ्टर हो, तो आफ्टर यानी बाद में, तो बाद में क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पहले क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो वाक्य बन गया, ट्रेन मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले जा चुकी थी। दूसरा वाक्य देखिए, ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड। मैंने ये आफ्टर वाला वाक्य भी इसीलिए लिखा है ताकि आपको अच्छे से दोनों क्लियर हो जाए कि आफ्टर का मतलब क्या होता है। आफ्टर यानी पहले। तो अब आप देखिए आफ्टर और बिफोर में, दोनों में आप अंतर कर सकते हैं। बिफोर से पहले क्या रहा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आफ्टर के बाद में क्या रहा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप अच्छे से लर्न कर लीजिए इसको, बिफोर और आफ्टर के प्रयोग को, और ये अच्छे से इनके मीनिंग से ही लर्न हो जाएगा। बिफोर यानी पहले, तो पहले क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद में क्या आएगा, सेकंड फॉर्म, और आफ्टर यानी बाद में, तो बाद में क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पहले क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी ऐसे वाक्य जिनमें दो काम दिए गए हैं, और एक काम जो पहले होता है और एक काम जो बाद में होता है, तो उनको हम कंजक्शंस के प्रयोग से दर्शाते हैं। और कंजक्शन से किस प्रकार से दर्शाते हैं, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन जा चुकी थी, बिफोर यानी पहले ही, आई रीच द स्टेशन, और मैं स्टेशन कब पहुंचा, बाद में। तो पहले काम हुआ वो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में काम हुआ वो किस में जाएगा, पास्ट सिंपल में। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। दूसरे वाक्य में देखिए, ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, ही रीच्ड द स्टेशन, वह स्टेशन पहुंचा, आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड, ट्रेन के आने के बाद में। तो इन चीजों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद दूसरा वाक्य देखिए, राम हैड बीन ए टीचर फॉर 10 years। इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ, राम 10 वर्षों से टीचर है, टीचर का काम कर रहा था या टीचिंग कर रहा था। नेक्स्ट वाक्य देखिए, हैड सी बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटे से पत्र लिख रही थी। मैं आपको उस प्रयोग समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किसका, हैड और बीन का। यानी हैड अगर आएगा, जिस प्रकार से हमने हैज बीन का प्रयोग सीखा था, तो उसमें भी हमने देखा था कि हैज के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बीन, तो हैड के बाद ही सब्जेक्ट और उसके बाद बीन, यानी वाक्य बनेगा, हैड सी बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 hours। 2 तो मैंने आपको, 4 का प्रयोग मैंने आपको समझा ही दिया, यानी जहां समय की अवधि होगी वहां किसका प्रयोग करेंगे, 4 का प्रयोग। इसके बाद नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। मैं आपको वाक्य बोल रहा हूं और आप बनाने की कोशिश करना। क्या वे 2 सप्ताह से मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या वे 2 सप्ताह से मुझे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। क्या बनेगा वाक्य, देख लीजिए, हैड दे बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट मी फॉर 2 weeks। तो यहां भी आपने देखा कि वाक्य के अंदर जो आपका हैड है, हैड कहां रहा है, सब्जेक्ट से पहले, लेकिन बीन कहां रहा है, सब्जेक्ट के बाद में, और फॉर किसके लिए, समय की अवधि के लिए। तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक वाक्य में और समझा देता हूं आपको, व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस द समर वेकेशंस। समर वेकेशंस के बाद से तुम क्या कर रहे थे। तो वाक्य में देखिए, ये थोड़ा सा WH वर्ड वाला वाक्य है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। WH वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट,
फिर आपका बीन, अब उसके बाद रिमेनिंग पैटर्न ऑफ सेंटेंस सेम रहता है। यानी आप याद रखिए, हैड बीन का अगर प्रयोग करना है, इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना है, तो हैड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, और WH वर्ड तो सबसे पहले आता ही आता है। तो मैं समझता हूँ आपका हैड बीन और हैड का प्रयोग जो है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप अच्छे से इनका वाक्य अब बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कुछ और सेंटेंसेस हम देख लेते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब के, ताकि आपकी वो भी क्लियर हो जाए। देखते हैं विल बी और शैल बी का प्रयोग। विल बी और शैल बी का प्रयोग कौन से टेंस में होता है बता देता हूँ आपको पता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है जिसमें विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है। और मैंने इसलिए आपको समझाना चाहा क्योंकि यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको दो वर्ब मिल रही है, विल और बी, शैल और बी। तो इनके प्रयोग में भी आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत सावधानी रखनी है, ताकि आपका वाक्य बिल्कुल सही बन सके और आप वाक्य का ट्रांसलेशन सही कर सके और सही तरीके से जो वाक्य लिखे हुए उनको भी समझ सके। तो वाक्य है आई शैल बी कंप्लीटिंग माई प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। तो वाक्य का अर्थ क्या हुआ, मैं अगले सप्ताह तक मेरा प्रोजेक्ट पूरा कर रहा हूँगा। तो यहाँ पर आपको यूज सीखना है किसका, शैल बी का। देखिए शैल और बी, जैसे मैंने आपको बताया किसका प्रयोग, हैज बीन का प्रयोग और हैड बीन का प्रयोग और हैव बीन का प्रयोग, उसी प्रकार से विल बी का प्रयोग भी ध्यान में रखिए। अगर वाक्य आपका एफर्मेटिव है तो दोनों साथ साथ ही आते हैं। आई शैल बी कंप्लीटिंग माई प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह तक मेरा प्रोजेक्ट पूरा कर रहा हूँगा। दूसरा वाक्य मैं आपको देता हूँ, आप बनाइए, वह अगले महीने से यहाँ रह रही होगी। क्या बनेगा, वाक्य बनेगा सी विल बी स्टेइंग हियर नेक्स्ट मंथ। सी विल बी स्टेइंग हियर नेक्स्ट मंथ। यहां भी आपने देखा विल बी ये साथ ही आ रहा है क्योंकि वाक्य कैसा है आपका, एफर्मेटिव है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी शैल नॉट बी फेसिंग द कोविड-19 प्रॉब्लम नेक्स्ट ईयर। तो अब इस वाक्य में आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। यानी अगर आपको नोट लगाना है तो नोट लगाते क्या बन जाएगा, विल और बी अलग अलग हो जाएंगे, एक जगह नहीं रहेंगे। विल तो अलग आएगा और बी अलग आएगा, नोट इनके बीच में आ जाएगा। यानी देख लीजिए यहाँ पे शैल और बी के बीच में हमने किसका प्रयोग किया, नॉट का प्रयोग किया। बाकी सेंटेंस आप बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और ये भी मैं सोचता हूँ आप भी सोच रहे होंगे कि शायद अगले साल तो हमें इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसका, कोविड-19 बहुत ही खतरनाक समस्या है भाई, बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है जिससे पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है। वी शैल नॉट बी फेसिंग द कोविड-19 प्रॉब्लम नेक्स्ट ईयर, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। एक मैं वाक्य और आपको समझा रहा हूँ, क्या मैं इस माह मेरी फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँगा। तो आप क्या करेंगे, वाक्य कैसा बनाएंगे, इंट्रोगेटिव, और वाक्य किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से। क्या मैं, तो आई सब्जेक्ट है शैल, तो वाक्य बनेगा शैल आई बी प्रिपेयरिंग फॉर माई फाइनल एग्जाम दिस मंथ। तो आपने इस वाक्य में भी नोट करना है, क्या चीज नोट करनी है कि हमने किसका प्रयोग किया, शैल का, और शैल के बाद क्या आ रहा है आपका, सब्जेक्ट, और बी इसके बाद आ रहा है। तो मैं बार बार आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों से या तीन शब्दों से मिलकर बनी होती है, ऐसे लर्न कर लीजिए, या फिर आप दो या तीन वर्ब से मिलकर बनी होती है, दो तीन वर्ड होते हैं, तो वहां पर वो टुकड़ों में प्रयोग होती है। लेकिन एफर्मेटिव में एक साथ, नेगेटिव में नोट बीच में आ जाता है, और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद। तो दूसरा वाक्य हम देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट शैल वी बी डूइंग एट द एंड ऑफ दिस ईयर। इस वर्ष के अंत तक हम क्या कर रहे होंगे। तो यहां पर भी आप नोट कर लीजिए। देखिए पहले क्या है आपका, है WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING एट द एंड ऑफ दिस ईयर। तो आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया होगा कि व्हाट यानी WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और बी, यानी बी का प्रयोग किसके बाद होगा, सब्जेक्ट के बाद होगा। किसमें, WH वर्ड वाले वाक्यों में या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो मैं समझता हूं विल बी और शैल बी का प्रयोग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं विल हैव और शैल हैव का प्रयोग। तो देख लीजिए, जल्दी से देख लेते हैं, शायद आपकी क्लास बहुत बड़ी हो रही है, लेकिन इसको कंटिन्यू करें प्लीज, क्योंकि आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, सरलतम तरीके से विल हैव और शैल हैव का प्रयोग समझा रहा हूं। अभी बस एक और बची है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, उसके बाद आज की क्लास खत्म। तो विल हैव और शैल हैव का प्रयोग देखते हैं। तो विल हैव और शैल हैव के प्रयोग के लिए पहले मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, जल्दी से
और सेंटेंस है आई शैल हैव बीन लिविंग इन अजमेर फॉर 2 years बाय दिस ईयर, यानी इस साल तक मुझे अजमेर में रहते हुए 2 वर्ष हो गए होंगे। ठीक है, तो वाक्य कैसा बना आपका, विल हैव और शैल हैव का। तो आपको बहुत आसानी है इस प्रकार के वाक्यों में बनाने में, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना है, विल हैव बीन का और शैल हैव बीन का साथ ही प्रयोग करना है। तो इसमें कोई समस्या ही नहीं है, फॉर का प्रयोग करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपको क्या दी हुई है, समय की अवधि, सब्जेक्ट आ गया, आपकी आ गई हेल्पिंग वर्ब, और फिर आ गया आपकी मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बाकी का रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, हम टेंस का टॉपिक इस सप्ताह तक पूरा कर चुके होंगे। जी हाँ, हमने लगभग इसको 75% कंप्लीट कर लिया है। हम टेंस का टॉपिक इस सप्ताह तक पूरा कर चुके होंगे। तो वाक्य बनेगा वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक ऑफ टेंस बाय दिस वीक। वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक ऑफ टेंस बाय दिस वीक। तो वाक्य में आपको वही चीज ध्यान में रखनी है, बार बार कहने से कोई यही चीज है कि आप देख लीजिए, शैल हैव का प्रयोग किया, पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मैंने बीच में डाला है। यहाँ मैं आपको बीच में शैल हैव का प्रयोग करके ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। पहला वाक्य जो मैंने आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का डाल दिया। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं हम, समझिए इन वाक्यों को। द फंक्शन विल हैव स्टार्टेड बिफोर I reached there. Sorry. तो the function will have started before I reached there. तो यहाँ पर भी देखिए आपने will have का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? will have का। और वाक्य आपका साधारण सा है और फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है भाई? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और shall have और will have का प्रयोग होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस है तो कोई आपको समस्या ही नहीं है। एक तीसरा वाक्य मैं आपको बोल रहा हूं, आप बनाने की कोशिश करें। इस समय तक उन्होंने एक्सीडेंट के बारे में सुन लिया है, सुन लिया होगा, सॉरी सुन लिया होगा। तो वाक्य क्या बनेगा? दे विल हैव हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट बाय दिस टाइम। तो वाक्य बहुत आसान है, आप बिल्कुल अच्छे से वाक्य बना सकते हैं। आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आपने देखा होगा कि हम विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस आप बनाइए। इस सप्ताह तक विद्यार्थी टेंस सीख चुके होंगे। जी हाँ, यही उम्मीद है कि इस सप्ताह तक विद्यार्थी टेंस सीख चुके होंगे। वाक्य बनेगा द स्टूडेंट्स विल हैव लर्न्ड द सेंटेंसेस, सॉरी द टेंस बाय दिस वीक। एक सेंटेंस और मैं आपको दे देता हूं, इंट्रोगेटिव, देख लीजिए ध्यान से समझिए। विल यू हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट। वाक्य का ट्रांसलेशन क्या होगा? क्या तुम पुलिस को एक्सीडेंट के बारे में बता चुके होंगे? तो इस वाक्य को आपको समझने की जरूरत है। और वाक्य में क्या समझना है? वही चीज आप, यानी हेल्पिंग वर्ब विल लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैव लगाना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी हमें इन दोनों को भी क्या करना है? अलग करना है, इनको एक साथ काम में लेना नहीं है। कौन से वाक्यों में? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इस चीज को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, अच्छे से आपको टेंस समझ में आ जाएंगे। और हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट हेल्पिंग वर्ब की तरफ, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो देखते हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग। 5 सेंटेंसेज और हैं, आपको बिल्कुल टेंस का प्रयोग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन, 3 वर्ड हैं, 3 हेल्पिंग वर्ब आ रही है एक साथ, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। कैसे प्रयोग करते हैं? सेंटेंस आपके सामने है। सेंटेंस है वह सुबह से टेंस सीख रही होगी। तो वाक्य क्या बनेगा? शी विल हैव बीन लर्निंग टेंसेस सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार के वाक्य में तो आपको समस्या नहीं है। मैंने आपको बताया, अगर वाक्य आपका कैसा है? एफर्मेटिव है, तो आपको क्या करना है भाई? आपको इस हेल्पिंग वर्ब का एक साथ प्रयोग करना है, इसके टुकड़े नहीं करने हैं। यहाँ पर इसके टुकड़े आपको नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि वाक्य कैसा है? एफर्मेटिव है। कौन से सेंटेंसेस में टुकड़े करने पड़ेंगे आपको? अगर आपके वाक्य कैसे हैं? इंट्रोगेटिव है। कौन से? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही ध्यान में रखने की चीज है।
तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। तो दूसरा सेंटेंस मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, क्या वे 3 घंटे से टीवी नहीं देख रहे होंगे? तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, वाक्य शुरू होता है क्या वे 3 घंटे से टीवी नहीं देख रहे होंगे। तो वाक्य कैसे बनेगा? विल। वाक्य बनाइए, समझिए। विल दे नॉट हैव बीन वॉचिंग? विल दे नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 hours? तो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं और सेंटेंस कैसे बन सकते हैं। किसान खेत में 3 माह से काम कर रही होंगी। क्या बनेगा वाक्य? द फार्मर्स, देखिए वाक्य बनेगा द फार्मर्स विल हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर 3 months। तो यहाँ भी देखिए आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आपको कोई समस्या नहीं है। पॉजिटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है? एक जगह हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है। और एक वाक्य और दे रहा हूँ, इस महीने के अंत तक मुझे अंग्रेजी पढ़ाते 11 वर्ष हो चुके होंगे। तो वाक्य क्या बनेगा? बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव कंप्लीटेड। देखिए मैंने हैव लगाया है, ये वाक्य मैंने डिफरेंट जानबूझ के लिखा है ताकि आप समझ सके कि अलग अलग प्रकार के वाक्य। मैंने वाक्य हिंदी में बोला, इस महीने के अंत तक मुझे अंग्रेजी पढ़ाते 11 वर्ष हो चुके होंगे। तो आप देखिए कि ये वाक्य कौन से टेंस का है? क्या ये विल हैव बीन वाला है? क्या ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है? नहीं, ये किसका है? आपका फ्यूचर परफेक्ट का। इसलिए हमने क्या लगाया? शैल हैव लगाया, शैल हैव बीन नहीं लगाया। और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, क्योंकि अगर हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता तो हम क्या लगाते? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। तो वाक्य बन गया बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव कंप्लीटेड टीचिंग इंग्लिश फॉर 11 years। तो आप देखिए वाक्य का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, इस महीने के अंत तक मुझे अंग्रेजी पढ़ाते 11 वर्ष हो चुके होंगे। अंतिम सेंटेंस आपके लिए है, क्या लता सुबह से गाना गा रही होगी? तो वाक्य क्या बनेगा? देखिए, विल लता हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। तो आप देखिए इस वाक्य में भी विल का प्रयोग वाक्य के शुरू के अंदर किया गया है, फिर आपका आ गया सब्जेक्ट, फिर आपका आ गया हैव बीन। यानी ये हैव बीन एक जगह रहेंगे, इस चीज को आपको नोट करना है। ये हैव बीन एक जगह रहेंगे, ये इससे पहले नोट आ सकता है, उससे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो मैं समझता हूं कि मैंने आपको सभी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज समझा दिया है और सभी टेंसेस के पैटर्न समझा दिए हैं, सभी टेंसेस के यूज समझा दिए हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में सही ट्रांसलेशन कर पाएंगे, जो ना केवल आपके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी होगा। क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को तो सोशल साइंस बाकी सब्जेक्ट भी इंग्लिश में पढ़ने होते हैं और उनको सही ट्रांसलेशन करना होता है। तो सही ट्रांसलेशन अगर वो सही कर पाएंगे तो वो उनके अर्थ को भी समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और अगर वो सही अर्थ जानेंगे तो सही चीजें समझ पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि टेंस का टॉपिक हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब हम इसके बाद सीखेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इसको वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको टेंस से रिलेटेड कोई वीडियो आपको चाहिए किसी ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अपना फीडबैक अवश्य दें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस, अच्छे वीडियोस ग्रामेटिकल और जीके के और बाकी सभी टेक्स्ट बुक के अपलोड करने जा रहे हैं। तो प्लीज कीप वॉचिंग द चैनल। थैंक यू। और अगर दूसरी बात मैंने आपको कहा बार बार कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।